बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 6 का पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। लास्ट कंटेंट्स के अंदर हम लोगों ने क्यूरी प्रोसेसिंग देखा था। उसके बाद हमने उसके कुछ फंक्शंस देखे थे। फिर क्यूरी प्रोसेसिंग के दौरान जो प्रॉब्लम्स आ रही थी हमने उनको देखा था। उसके बाद हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स देखे थे। फिर हमने उसके प्रिंसिपल्स देखे थे और उसके बाद हमने उसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखी थी कि किस तरीके से ग्रेजुअली कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती थी। कि सबसे मिनिमम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास सिलेक्शन की थी, देन प्रोजेक्शन की थी और लास्ट में हम लोग आहिस्ता आहिस्ता मूव करके जॉइन तक जाते थे। आज के कंटेंट्स के अंदर हम लोगों ने देखना है कैरेक्टराइजेशन ऑफ क्यूरी प्रोसेसर। यानी कि क्यूरी प्रोसेसर हमारे पास जब आता है तो हमने क्यूरी प्रोसेसिंग के दौरान ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो हमने कंसीडर करनी होती हैं या अपने माइंड में रखनी होती हैं ताकि उन सारी स्ट्रैटेजीज़ या उन सारी कैरेक्टराइजेशन को हम देख के अच्छे तरीके से अपनी क्यूरी को प्रोसेस कर सकें। तो यहाँ पे सबसे पहली जो हमारी कैरेक्टराइजेशन आ जाती है क्यूरी प्रोसेसर की वो है लैंग्वेजेस। फिर उसके बाद आ जाती है टाइप्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, देन ऑप्टिमाइजेशन टाइमिंग, देन स्टैटिस्टिक्स है। फिफ्थ पॉइंट पे आता है डिसीजन साइट्स। फिर आता है एक्सप्लोइटेशन ऑफ द नेटवर्क टोपोलॉजी। सेवंथ पॉइंट पे आता है एक्सप्लोइटेशन ऑफ रेप्लिकेटेड फ्रेगमेंट्स एंड लास्ट पे आता है यूज ऑफ सेमी जॉइंट्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि लैंग्वेज की बात। अब आप देखो कि जब भी हमने क्यूरी एग्जीक्यूट करवानी है, सबसे पहला टास्क हमारा ये है कि एग्जीक्यूशन से पहले उस क्यूरी का राइट अप किया जाए। ठीक है। अब जब राइट अप की बात करते हैं, देन उसके प्रोसेस की बात करते हैं और लास्ट में हम उसकी एग्जीक्यूशन के बाद आउटपुट की बात करते हैं, तो आप ये देखो ये डिफरेंट स्टेजेस आ जाते हैं। वहाँ पे हम डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज़ कर रहे होते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज भी यूज़ कर रहे होते हैं, फिर हम उसकी कन्वर्जन देखते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज में किस तरह से होती है। इसी तरह से हम ये देखते हैं कि हमारे पास कैलकुलस मौजूद है और उसको हम अलजेब्रा रिलेशंस के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो इस लैंग्वेज के अंदर हम लोगों ने क्या देखना है, क्यूरी प्रोसेसिंग वाज डन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेशनल डीबीएमएस। तो वो बड़ा क्लियरली बताते हैं कि जब आपने क्यूरी प्रोसेसिंग की बात करनी है तो हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे होते हैं। इनपुट लैंग्वेज टू क्यूरी प्रोसेसर इज बेस्ड ऑन रिलेशनल कैलकुलस। ये हमें बड़ा क्लियरली पता है कि जितनी भी इनपुट की हम बात कर रहे थे हमेशा से डेटाबेस के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के अंदर भी हम ये कहते थे कि जब आपके पास रिलेशनल कैलकुलस होगा तो वो इनपुट की बात करेगा यानी कि स्टार्टिंग की बात करेगा। और नेक्स्ट पॉइंट में वो कहता है इन डीबीएमएस आउटपुट लैंग्वेजेस इज सम एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा। यानी कि जब हम किसी आउटपुट की बात करेंगे या फाइनल रिजल्ट की बात करेंगे या जब हम ये बात करेंगे कि हमारी क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई और हमारे पास कुछ रिजल्ट शो हो रहे हैं तो वो किस फॉर्म में होंगे, वो रिलेशनल अलजेब्रा की फॉर्म में होंगे जो कि रिलेशनल कैलकुलस की तरफ से कैलकुलेट होने के बाद या कन्वर्ट होने के बाद बने थे रिलेशनल अलजेब्रा की फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। सबसे पहले तो हमने ये देखना होता है कि ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज में रह के हम उन लिमिटेड रिसोर्सेज की बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकें। यानी कि हम अपने बजट से भी आउट ना हो, हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से भी ना आउट हो और ऐसा भी ना हो कि हमारे रिसोर्सेज पड़े रहे और हम उन रिसोर्सेज को भी यूटिलाइज ना करें। यानी कि हमने अपने रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से या मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज करना होता है। उस चीज़ को हम या उस प्रोसेस को क्या कह देते हैं, ऑप्टिमाइजेशन कह देते हैं। अब जब हम टाइप्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन की बात करेंगे तो पर्टिकुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे और क्यूरी प्रोसेसिंग के हवाले से बात करेंगे तो हमारे पास पॉइंट्स कौन कौन से आते हैं। क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन एम्स एट चूजिंग द बेस्ट। ठीक हो गया कि जब हम क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन की बात करेंगे तो ये बहुत डेड श्योर बात है कि हम बेस्ट सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। इमीडिएट मेथड फॉर क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन इज टू सर्च सोल्यूशन स्पेस। अब सोल्यूशन स्पेस क्या होता है, सबसे पहले हमने इस चीज़ को देखना होता है। सोल्यूशन स्पेस ये होता है कि जब भी हम कोई स्ट्रैटेजी बनाने लगते हैं तो हम एक स्ट्रैटेजी कभी भी नहीं बनाते। यानी कि जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं, कोई प्लान बना रहे होते हैं, हम कभी भी एक प्लान नहीं रखते। हमेशा हम क्या करते हैं, हम उसके ऑल्टरनेटिव्स रखते हैं कि इन केस अगर हमारा प्लान ए फेल होता है तो हम अपने ऑल्टरनेटिव प्लान बी की तरफ मूव कर जाएंगे। अगर हमारा प्लान बी फेल होता है या किसी वजह से एग्जीक्यूट नहीं होता या इन बिटवीन हमें ये लगता है कि इसकी एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं है तो हम नेक्स्ट प्लान की तरफ मूव कर जाते हैं एंड सो ऑन। तो हमारे पास क्या होता है, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज मौजूद होती हैं किसी एक प्रोसेस की एग्जीक्यूशन के लिए। इस चीज़ को हम क्या कह देते हैं, सोल्यूशन स्पेस कह देते हैं कि हम अपने मल्टीपल सॉल्यूशंस को अपने पास संभाल के रखते हैं और उन मल्टीपल सॉल्यूशंस में से जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है उसको हम नंबर वन पे ले आते हैं क्यूरी प्रोसेसिंग के लिए। उसको हम क्या कह देते हैं, क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन।
फिर नेक्स्ट पॉइंट में वो कहता है प्रिडिक्ट द कॉस्ट ऑफ ईच स्ट्रैटेजी एंड सेलेक्ट स्ट्रैटेजी विद मिनिमम कॉस्ट। अब वो अगली बात पे कर रहा है, वो कह रहा है कि हमने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बना ली, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज, ताकि हम सेफ साइड पे रह सके कि इन केस अगर एक स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट नहीं होती तो हम अल्टरनेटिव की तरफ मूव कर लें। लेकिन वो साथ ये भी बात कर रहा है कि हमने अपनी कॉस्ट को भी माइंड में रखना है। ऐसा ना हो कि हम जैसे ही अल्टरनेटिव की तरफ मूव करें पता चले कि वो सबसे ज़्यादा कॉस्टली हो गई और हमारा बजट आउट हो गया। तो आपने जब बेस्ट स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करनी है तब भी आपने कॉस्ट को देखना है कि ऐसी स्ट्रैटेजी अडेप्ट करें जो बेस्ट भी हो प्लस वो हमारी मिनिमम कॉस्ट भी यूटिलाइज कर रही हो। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, आपकी ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजीज में आ जाता है जो क्यूरी के लिए हम करते हैं। अब नीचे हमारे पास 3 टाइप्स आ जाती हैं इन स्ट्रैटेजीज की। पहली आ जाती है एग्जॉस्टिव स्ट्रैटेजी। ये क्या होती है, ऑल पॉसिबल एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी। अगर हम एग्जॉस्टिव स्ट्रैटेजी की तरफ मूव करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सारी स्ट्रैटेजीज को बारी बारी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि जब हम सारी स्ट्रैटेजीज जितनी हमने बनाई है जब तक हम उन सबको एक दफ़ा एटलीस्ट वंस हम एग्जीक्यूट करके नहीं देखेंगे तब तक हमें ये नहीं पता चल सकता कि इन सारी स्ट्रैटेजीज में से बेस्ट स्ट्रैटेजी कौन सी है, कौन सी सबसे मिनिमम कॉस्ट यूटिलाइज कर रही है, या कौन सी मिनिमम टाइम कंज्यूम कर रही है, या मिनिमम एनर्जी या रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रही है। तो जब आप सारी स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट करके फिर उसके बाद आप रिजल्ट्स फाइंड आउट करते हैं या फाइनलाइज करते हैं कि बेस्ट कौन सी है, ऑल्टरनेटिव कौन सी है, उसको हम क्या कह देते हैं, एग्जॉस्टिव स्ट्रैटेजी कह देते हैं। सेकंड हमारे पास आ जाती है रैंडमाइज्ड स्ट्रैटेजी। अब आप देखो नाम में ही ये बड़ा क्लियर पता चल रहा है, रैंडमाइज। ऐसी स्ट्रैटेजी जो रैंडमली हो सकती है, यानी कि कोई सीक्वेंस वाइज नहीं होगी, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होगा, रैंडमली मल्टीपल स्ट्रैटेजीज में से किसी को भी जल्दी में हम कोई भी उठा सकते हैं। जैसे हम कहते हैं हमारे पास बहुत सारी चीजें जल्दी में हमें जो नजर आई हमने वो उठा ली, उसको हम कहते हैं रैंडमली। तो ये हमारे पास होती है रैंडमाइज स्ट्रैटेजी। सच एज iterative improvement to avoid high cost of execution search। ठीक है, यानी कि अब देखो एग्जॉस्टिव स्ट्रैटेजी हमने अडॉप्ट तो कर ली, लेकिन हमने कहा कि हमने ऐसी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी जो मिनिमम कॉस्ट वाली है, लेकिन हमें उसका नुकसान दूसरी साइड पे भी तो ये हुआ कि हम स्टार्ट में सारी स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट करके देख रहे, वो कॉस्ट तो हमने कहीं पर भी कंसीडर ही नहीं करवाई। हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हुए, हमारी कॉस्ट, हमारा टाइम वेस्ट हुआ सारी स्ट्रैटेजीज को चेक करने में या उनकी टेस्टिंग करने में। जबकि रैंडमाइज स्ट्रैटेजी में हमने ये काम नहीं किया, हमने कोई भी ऑल्टरनेटिवली पकड़ ली है। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो बाकी सारी स्ट्रैटेजीज चेक करने में हमारी कॉस्ट, टाइम या रिसोर्सेज लगे थे वो हमारे कट डाउन हो गए। फिर थर्ड में वो कहता है ह्यूरिस्टिक स्ट्रैटेजी। ह्यूरिस्टिक क्या होता है, टू रिस्ट्रिक्ट सोल्यूशन स्पेस। अब ह्यूरिस्टिक बड़ी आपकी एक डिफरेंट टेक्निक होती है। ह्यूरिस्टिक के अंदर ये होता है कि यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, उनमें से आपको एक या दो सॉल्यूशंस का डेड श्योर पता होता है कि ये मेरे सॉल्यूशन के एंड रिजल्ट तक जाएंगे। हम क्या करते हैं, उन दो सॉल्यूशंस में से किसी एक सॉल्यूशन को सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने बाकी सारे सॉल्यूशंस को भी नहीं छेड़ा, हमने रैंडमली भी नहीं लिया, हमने सिर्फ क्या किया, हमने ये देखा कि हमें पता है कि ये दो सॉल्यूशंस ऐसे हैं जो एंड रिजल्ट तक जाते हैं, उनको हम अडॉप्ट कर लेते हैं और उनकी मदद से हम आगे चले जाते हैं। ह्यूरिस्टिक स्ट्रैटेजी को टू सम एक्सटेंट हम ये भी कहते हैं कि हमने इसके बारे में प्री इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, हमें पहले से इसका सारा पता होता है। पॉइंट्स इसके क्या आते हैं, ओनली फ्यू स्ट्रैटेजीज आर कंसीडर्ड। ठीक है, यही बात मैंने आपसे की कि जैसे मल्टीपल स्ट्रैटेजीज थे उसमें से हम दो अडॉप्ट कर लेते हैं, उन स्ट्रैटेजीज को हम आगे मूव ऑन कर देते हैं। कॉमन ह्यूरिस्टिक इज टू मिनिमाइज साइज ऑफ इंटरमीडिएट सोल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑप्टिमाइजेशन टाइमिंग। टाइम को किस तरीके से हम ऑप्टिमाइज या बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इसके दो मेथड्स आ जाते हैं, या तो हम इसको स्टैटिकली कर लेते हैं या हम इसको डायनामिकली कर लेते हैं। जब हम स्टैटिकली करेंगे तो कैन बी डन स्टैटिकली बिफोर एग्जीक्यूशन, क्योंकि ये स्टैटिक है, ठहरा हुआ है, ऐसी चीज़ जो बार बार चेंज नहीं होती, तो ये हमेशा कंपाइल टाइम पे होती है, यानी कि एग्जीक्यूशन टाइम से हमने पहले इसको कंप्लीट कर देना होता है। और सेकेंड हमारे पास जो स्ट्रैटेजी आ जाती है टाइमिंग के हवाले से वो आ जाती है डायनामिकली, कैन बी डन एज क्यूरी इज एग्जीक्यूटेड। उसकी रीज़न ये कि डायनामिक में क्या होता है कि आप रन टाइम पे भी वैल्यूज इनपुट में ले रहे होते हैं। ठीक है, आपकी वैल्यूज ऑल्टर होके भी आ रही होती हैं, चेंज होके भी आ रही होती है और कुछ न्यू वैल्यूज भी आ रही होती हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि आप कंपाइलेशन के टाइम पे कभी भी इस चीज़ को जज नहीं कर सकते हैं कि आइदर जो वैल्यूज आगे आने वाली हैं एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन
वो कोई एरर जनरेट नहीं करेंगी। दैट इज वाई वी हैव टू वेट टिल द एग्जीक्यूशन टाइम। तो ये हमारे पास दो स्ट्रैटेजीज थे। डिटेल्स इनकी हम देखते हैं। सबसे पहले आ जाती है स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन डन एट क्यूरी कंपाइलेशन टाइम। ठीक है जी, कंपाइलेशन टाइम पे होगी। फिर आता है अप्रोप्रिएट फॉर एग्जॉस्टिव सर्च मेथड। एग्जॉस्टिव सर्च मेथड में हमने क्या था, हमने कहा था सारे सर्च मेथड्स को बारी बारी चेक करते हैं। तो ठीक है ना, कंपाइल टाइम पे क्योंकि हम सारे सॉल्यूशंस अपने ऑलरेडी बना चुके हैं, और कंपाइल टाइम पे हम क्या करते हैं, उन सारे सॉल्यूशंस को बारी बारी चेक कर लेते हैं। फिर आता है साइज ऑफ इंटरमीडिएट रिलेशंस ऑफ स्ट्रैटेजी आर नॉट नोन अंटिल रन टाइम। अब आप ये देखो, ऐसी स्ट्रैटेजीज जो हाफ कंप्लीट है और हाफ अनडिफाइंड है, यानी कि अभी हाफ इनकम्प्लीट है और हाफ कंप्लीट है, उन स्ट्रैटेजीज को जब तक हम एग्जीक्यूट करके नहीं देख सकते, कंपाइल टाइम पे हम उनके लिए कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट कहता है error in these estimates can lead to choice of suboptimal strategies। अगर हमारे पास कोई ऐसी सोल्यूशन आती है कि कुछ स्ट्रैटेजीज हमारी कंप्लीट होती हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज को रन टाइम पे वैल्यूज की मदद से हमने कंप्लीट करना था, तो उस सूरत हाल में हम अपनी कंप्लीट फुलफिल डेवलप्ड स्ट्रैटेजी नहीं बना के दे सकते। तो वहाँ पे हमने क्या करना होगा, जब हम स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन की बात करेंगे तो हम क्या करते हैं, सब ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी देते हैं। यानी कि हम ये कह देते हैं कि ये हमारी तरफ से कुछ हद तक बेस्ट है, लेकिन इसके अंदर अभी इम्प्रूवमेंट के चांसेस मौजूद हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड टाइप थी वो थी डायनामिक क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन। अब आप देखो, नाम के अंदर ही है डायनामिक, ऐसी चीज जो बार बार चेंज हो सकती है। तो इस चीज को हम कहाँ पे प्रोसीड करवा देते हैं, एग्जीक्यूशन के टाइम पे। प्रोसीड्स एट क्यूरी एग्जीक्यूशन टाइम। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है चॉइस ऑफ बेस्ट रिजल्ट्स एग्जीक्यूटेड प्रीवियसली। अब आपके पास, क्योंकि अगर हम स्टैटिक क्यूरी ऑलरेडी एग्जीक्यूट करवा चुके हैं, तो हमारे ऐसे बहुत सारे एरर्स प्रॉब्लम्स वो हैं जो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो के हमें पता चल चुके हैं। तो हमारे पास जब डायनामिक क्यूरी आती है तो हमारे पास ये ऑप्टिमल चॉइस होती है या बेस्ट टाइम होता है कि हम अपनी बेस्ट सिलेक्शन स्ट्रैटेजीज में से कर सकें। फिर लास्ट पॉइंट में वो कहता है एक्चुअल साइज ऑफ इंटरमीडिएट रिलेशंस आर अवेलेबल टू क्यूरी प्रोसेसर। क्यूरी प्रोसेसर को रिलेशंस का या टेबल्स का एक्चुअल साइज भी पता होता है, एक्चुअल डेटा का साइज भी पता होता है रन टाइम पे। क्यों? क्योंकि उसके पास अब हर तरह की क्यूरी कंप्लीट विद कंप्लीट वैल्यूज मौजूद होती है। नेक्स्ट आ जाता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, हमारे पास कुछ कैलकुलेशंस होती हैं जिसके अंदर हम ये देख रहे होते हैं कि हमारे पास टेबल का साइज क्या हो सकता है, उसके अंदर वैल्यूज का साइज क्या हो सकता है, क्या हमने नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स बनाए हैं, अगर हमने फ्रेगमेंट्स बनाए हैं तो फ्रेगमेंट्स को हमने किस लेवल तक रखा है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट के अंदर। पॉइंट्स में आ जाता है इफेक्टिवनेस ऑफ क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन रिलायज ऑन स्टैटिस्टिक्स ऑन डेटाबेस। ऑब्वियसली बात है, डेटाबेस के ऊपर ही हम सारी की सारी स्टैटिस्टिक्स या कैलकुलेशंस अप्लाई करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट में वो कहता है डायनामिक क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन रिक्वायर्स स्टैटिस्टिक्स टू चूज विच ऑपरेटर शुड बी डन फर्स्ट। अब जब हमने ऑपरेटर्स की बात की, आपको लास्ट लेक्चर अगर याद हो, वहां पे हमने कॉम्प्लेक्सिटी की बात की थी। हमने ये कहा था कि आपने जिस भी ऑपरेटर को सेलेक्ट करना है, सिलेक्शन है, प्रोजेक्शन है, उसके बाद भी हमारे पास जॉइन था, सेमी जॉइन था, यूनियन था, डिफरेंस था, आपने इन सारे ऑपरेटर्स में से या ऑपरेशंस में से जो टास्क सेलेक्ट करना है, उनको सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टैटिस्टिकली सेलेक्ट कर लें या उसको चेक कर लें कि इनमें से हमें सबसे पहले किसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। जैसे हमने कहा था कि अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी की बेस पे करते हैं तो मिनिमम कॉम्प्लेक्सिटी किसकी थी हमारे पास, सिलेक्शन की, और उसके बाद प्रोजेक्शन की थी। नेक्स्ट पॉइंट में वो कहता है इन स्टैटिक क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन साइज ऑफ इंटरमीडिएट रिलेशंस नॉट बी एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। वो कहते हैं अगर हम स्टैटिक क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास कंप्लीट रिजल्ट्स मौजूद ही नहीं है, हाफ रिजल्ट्स मौजूद हैं। तो हाफ रिजल्ट्स की बेस पे कभी भी हम कोई भी कैलकुलेशंस या जजमेंट नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट में वो कहता है स्टैटिस्टिक्स फॉर क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन बियर ऑन फ्रेगमेंट्स। अगर आपके पास फ्रेगमेंट्स है तो वहाँ पे हमारी स्टैटिस्टिक्स किस तरीके से इम्प्लीमेंट होंगी, उसके उन्होंने आगे से पॉइंट्स बताए हैं। फर्स्ट में वो कहता है इंक्लूड फ्रेगमेंट्स कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी क्या होता है कि आपने किस लेवल तक
फ्रेगमेंट किया है। क्या आपने सिंगल सिंगल फ्रेगमेंट्स रखे हैं, क्या आपने दो दो के पेयर्स में रखे हैं, या आपने थ्री थ्री के पेयर्स में रखे हैं। तो ये आपको उस स्टैटिस्टिकल बार के अंदर ये कैलकुलेशन में चीज़ को इंक्लूड करना है। फिर आता है साइज, फ्रेगमेंट का साइज कितना था, ये भी आपने इंक्लूड करना है। फिर लास्ट में आता है नो डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ ईच एट्रीब्यूट। हर एट्रीब्यूट की डिफरेंट वैल्यूज होनी चाहिए, सिमिलर वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। अगर सिमिलर वैल्यूज होंगी तो ऑब्वियसली बात है रेपिटेशन आएगी, और रेपिटेशन की वजह से जो साइज है आपके ओवरऑल डेटा का या फ्रेगमेंट का वो चेंज हो जाता है, और साइज के चेंज होने की वजह से क्या होगा, आप जितना भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है डिसीजन साइट्स। डिसीजन साइट्स क्या होता है, आपके पास मल्टीपल साइट्स हैं। अब हमने ये डिसाइड करना होता है कि कौन सी साइट से हमारा डेटा आ रहा है, किस साइट के ऊपर हम ट्रस्ट कर सके हैं, हमारी लोकल साइट कौन सी है। ये सारी चीज़ें हमने डिसीजन साइट्स के अंदर देखनी होती है। फॉर आंसरिंग द क्यूरी सेवरल और सिंगल साइट, ठीक है, हमारे पास क्या होता है जब हमने एक क्यूरी को आंसर करना होता है तो हमारे पास ये भी हो सकता है कि हमारे पास मल्टीपल साइट्स मौजूद हो, और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारे पास सिंगल साइट मौजूद हो। मे पार्टिसिपेट इन सिलेक्शन स्ट्रैटेजी, जब आपने स्ट्रैटेजी को सेलेक्ट करना है तो वहाँ पर भी डिसीजन साइट जो है वो पार्टिसिपेट कर रही होती है। फिर आता है सेंट्रलाइज अप्रोच रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ एंटायर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। जब आप सेंट्रलाइज अप्रोच की बात करते हैं तो वहाँ पे भी आपको कंप्लीट डीडीबी का नॉलेज होना चाहिए। और नेक्स्ट में वो कहता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच रिक्वायर्स ओनली लोकल इन्फो। अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच है यानी कि आपकी मल्टीपल साइट्स है और मल्टीपल साइट्स पे आपने डेटा को रखा हुआ है, तो आपको सिर्फ अपनी साइट के डेटा का पता होना चाहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि आप दूसरी मल्टीपल साइट्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपने पास रखें। फिर नेक्स्ट आता है हाइब्रिड अप्रोच वेयर वन साइड मेक्स मेजर डिसीजंस एंड अदर साइड्स कैन मेक लोकल डिसीजन। हम ये करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, एक को मेन हब बना देते हैं जहाँ पे मेजर डिसीजंस होने होते हैं, और बाकी जितनी भी साइट्स होती हैं उनको हम ये कहते हैं कि आप छोटे मोटे डिसीजंस कर लो जो आपकी अपनी लोकल साइट्स के लिए हो सकते हैं। फिर आता है एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजीज हम लोग पहले भी काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर। टोपोलॉजीज असल में होती क्या है कि आपके पास जब एक नेटवर्क आता है उसके अंदर आप स्कीम कौन सी यूज़ करें, यानी कि आपने कंप्यूटर्स को या सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करना है, उसके लिए आप कौन सी हिरार्की या कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ करें, वो हमारे पास आ जाती है नेटवर्क टोपोलॉजी। और एक्सप्लॉइटेशन का मतलब ये होता है कि आप नेटवर्क टोपोलॉजी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, यानी कि उसको डिस्टर्ब करके या ख़राब करने की या उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को निगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आता है नेटवर्क टोपोलॉजी इज जनरली एक्सप्लॉइटेड बाय डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरी प्रोसेसर। क्यूरी प्रोसेसर क्या करता है, उसकी ये कोशिश होती है कि मेरे पास जो क्यूरी आई है मैं उसको मैक्सिमम तरीके से अकोमोडेट करके रिजल्ट जनरेट करवा दूँ। तो बाज़ औक़ात क्या होता है, हम क्यूरी प्रोसेसर की वजह से जो नेटवर्क टोपोलॉजी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो कुछ वॉयलेट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट में कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन के अंदर क्या होता है, कॉस्ट फंक्शन टू बी मिनिमाइज्ड कैन बी रिस्ट्रिक्टेड टू डेटा कम्युनिकेशन। अगर आप वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर कॉस्ट को कम करने की कोशिश करते हैं तो उसकी वजह से बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपकी जो डेटा कम्युनिकेशन है वो इस कॉस्ट को मिनिमाइज करने में मदद नहीं कर रही होती या हर्डल क्रिएट कर देती है। अब जब हम एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। पहली प्रॉब्लम क्या आ जाती है, सिलेक्शन ऑफ ग्लोबल एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन इंटर साइट कम्युनिकेशन। अब आप ये देखो, ग्लोबल एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके अंदर क्या होता है कि आप एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाते हैं जो आपके पूरे नेटवर्क में यूज़ हो रही होती है ग्लोबली, यानी कि सिर्फ आपके लोकल नेटवर्क पे नहीं होगी बल्कि आप डिफरेंट साइट्स के ऊपर भी उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब उसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है कि आपने कौन सी ग्लोबल स्ट्रैटेजी को एडॉप्ट करना है ताकि आप इस चीज़ को चेक कर सकें कि आपके एक साइड की दूसरी साइड के साथ जो कम्युनिकेशन हो रही है कहीं वो डिस्टर्ब तो नहीं हो सकती। ऐसा तो नहीं होगा किसी एक साइड का कनेक्शन ही दूसरी साइड के साथ डिस्कनेक्ट हो जाए। तो हमने जब ग्लोबल एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी को सेलेक्ट करना है तो हमने इस प्रॉब्लम को देखना होता है। और सेकेंड प्रॉब्लम हमारे पास क्या आता है, सिलेक्शन ऑफ ईच लोकल एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन सेंट्रलाइज क्यूरी प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। सेकंड के अंदर कहते हैं कि अगर आप लोकल एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी देख रहे हैं यानी कि वो स्ट्रैटेजी जो सिर्फ आपके अपनी साइट के लिए थी,
वहाँ पे आपने कौन-सी स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करनी है, तो उसके लिए बाज़ औक़ात क्या होता है, जो आपका सेंट्रलाइज़्ड क्यूरी प्रोसेसिंग का सारी डिटेल्स हैं, वो कंप्रोमाइज़ हो जाती हैं। फिर आता है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रेप्लिकेटेड फ्रैगमेंट्स। रेप्लिकेटेड फ्रैगमेंट्स हमने क्या कहा था? ऐसे फ्रैगमेंट्स जिनकी कॉपी बन के दूसरी डिफरेंट साइट्स के ऊपर पड़ी हुई होती है या हम उनको भेज देते हैं। एक्सप्लॉइटेशन में क्या होगा कि हमने क्या किया, जो हमने फ्रैगमेंट्स की डिफरेंट कॉपीज़ भिजवाई थी, हम उन्हीं के कुछ रूल्स को, मेथड्स को या कॉपीज़ को वॉयलेट कर रहे हैं या निगेट कर रहे हैं। अब इसके क्या पॉइंट्स बनते हैं? पहला पॉइंट आता है डिस्ट्रीब्यूटेड रिलेशन इज़ डिवाइडेड इनटू रिलेशन फ्रैगमेंट्स। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है कि जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड रिलेशन की बात करते हैं, तो हमने वहाँ पर मल्टीपल फ्रैगमेंट्स बनाए हुए थे। फिर आ जाता है लोकलाइज़ेशन। लोकलाइजेशन भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपका है कि जब हम फ्रेगमेंटेशन और रेप्लिकेशन की बात करेंगे तो डेटा लोकलाइजेशन ज़रूर होता है कि आपका लोकल सर्वर के ऊपर या लोकल साइट के ऊपर डेटा पड़ा हुआ होना चाहिए इन रेप्लिकेटेड फॉर्म। फिर थर्ड पॉइंट में कहता है फॉर हायर रिलायबिलिटी एंड बेटर रीड परफॉर्मेंस इट इज़ यूजफुल टू हैव फ्रेगमेंट्स रेप्लिकेटेड एट डिफरेंट साइट्स। वो ये कहते हैं कि अगर आप अपने फ्रेगमेंट्स को ज़्यादा सेव करना चाहते हैं, रिलायबल करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि परफॉर्मेंस थोड़ी हाई हो जाए, तो क्या करें कि आप उन फ्रेगमेंट्स की मल्टीपल कॉपीज़ बना के ऑलमोस्ट हर साइट के ऊपर भिजवा दें। ये तो उन्होंने एक अ, एस्पेक्ट बताया है। लेकिन जब हम एक्सप्लॉइटेशन की तरफ जाएँगे, तो उसका ड्रॉबैक सबसे बड़ा ये होगा कि फ्रेगमेंटेशन का हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसकी रीज़न ये है कि हमने क्या किया, हमने उसकी रेप्लिकेशन की है और हर साइट पे भिजवा दी, जिसकी वजह से क्या होगा, हर साइट पे हमारी मेमोरी यूटिलाइज़ेशन बिला वजह हो रही है, यानी कि हमारी मेमोरी ऑक्यूपाई हो रही है। लास्ट हमारे पास है यूज़ ऑफ सेमी जॉइन। सेमी जॉइन हम लोगों ने पढ़ा था, जॉइन था, सेमी जॉइन था, आउटर जॉइन था, ये था। यहाँ पर स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट सेमी जॉइन। अब इसके क्या पॉइंट्स है? हैज़ प्रॉपर्टी ऑफ रिड्यूसिंग साइज ऑफ ऑपरेंड रिलेशन। अब आप देखो सेमी जॉइन, अब यहाँ पे क्या होगा, जब हम रिलेशन की बात करते हैं तो उसका साइज़ को रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा होता है सेमी जॉइन। फिर नेक्स्ट में कहते हैं यूज़फुल फॉर इम्प्रूविंग प्रोसेसिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड जॉइन ऑपरेटर्स एज़ इट रिड्यूसेस साइज़ ऑफ डेटा एक्सचेंज बिटवीन साइट्स। अब जब आपका डेटा डिफरेंट साइट्स के दरमियान में एक्सचेंज हो रहा है, तो वहाँ पर क्या हुआ कि जब एक्सचेंज हुआ तो उसकी वजह से डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो गया डिफरेंट साइट्स पे। और जब डेटा डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसकी वजह से क्या होता है, कुछ साइट्स का डेटा ऑटोमेटिकली कम साइज का होता है, तो उसका फ़ायदा हमें क्या होगा, साइज रिड्यूस हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट में वो कहता है यूज़ ऑफ सेमी जॉइन विल रिजल्ट इन इंक्रीज नंबर ऑफ मैसेजेस एंड इन लोकल प्रोसेसिंग टाइम। ये इसका थोड़ा-सा ड्रॉबैक बता रहा है कि अगर हम सेमी जॉइन को यूज़ करते हैं तो उसका ड्रॉबैक ये भी हो सकता है कि वहाँ पे क्योंकि हमने उसको छोटे-छोटे चंक्स में या साइज़ में डिवाइड कर दिया था, तो हमारे नंबर ऑफ मैसेजेस यानी कि ट्रैफ़िक कंजेशन हमारी हो सकती है। मैसेजेस बार-बार जाएँगे, मैसेजेस बार-बार आएँगे, कोई डिफरेंट साइट्स पे आ रहे हैं, वहाँ डेटा नहीं मिला तो किसी दूसरी साइट पे भिजवा देंगे। कोई डेटा किसी साइट पे पड़ा होगा, कोई डेटा किसी साइट पे पड़ा होगा। तो ये जो मैसेज ट्रैवलिंग है, ट्रैफ़िक है, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।